हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यह आईटीआई से रिलेटेड वीडियो है, आप इसे आईटीआई वाले बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वह आसानी से पढ़ाई कर सके और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। अभी लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और अभी सितंबर अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश टीओ यानी मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती आने वाली है। उसके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, तो आप ज़रूर देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, ऊष्मीय इकाइयाँ क्या, थर्मल यूनिट्स जो इस प्रकार होती है। पहली थी ऊष्मीय ऊर्जा। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसका कारण यह है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा व्यय होती है और यही व्यय ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है। ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला है H बराबर से VLT यानी वोल्ट बराबर से I वर्ग इंटू RT बराबर V वर्ग बटे R इंटू टी। जूल में इसकी इकाई मापी जाती है, किसकी, ऊष्मीय ऊर्जा की। नेक्स्ट पढ़ा था हमने विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मीय ऊर्जा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो इस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। यानी किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के टेम्परेचर या तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हमें ऊष्मा लगती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक है कैलोरी अपॉन ग्राम अपॉन डिग्री सेल्सियस यानी कैलोरी बटा ग्राम बटे डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट था संवेदी ऊष्मा। वह ऊष्मा जो वस्तु के तापमान में परिवर्तन का कारण बनती है संवेदी ऊष्मा कहलाती है। चाहे वह वस्तु से ऊष्मा उसमें बढ़ाई जाए या कम की जाए, दोनों संवेदी ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा। किसी वस्तु का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मैंने इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया था आपको। रोटी के अंदर जो ऊष्मा होती है, जब हम खाना पकाते हैं तो रोटी के अंदर जो ऊष्मा होती है वह गुप्त ऊष्मा होती है। इसकी इकाई है जूल और गुप्त ऊष्मा का फार्मूला है M इंटू L यानी द्रव्यमान इंटू या द्रव्यमान गुना विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा को L से प्रदर्शित किया जाता है और M वस्तु का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। कितना होता है 1 कैलोरी में? 4.186 जूल। और 1 kWh में 860 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी? 1 किलो वाट आवर में 860 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 जूल में 0.2387 कैलोरी ऊर्जा होती है। यह जैसे कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है 4.186, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यह आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यह ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 कैलोरी में कितने जूल ऊर्जा होती है या ऊष्मा होती है, तो यह 4.186 जूल होती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत ऊर्जा को अन्य उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में परिवर्तन करना ही विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के क्या प्रभाव होते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी हम जैसे कि मोटर से जो हम पंप के द्वारा पानी निकालते हैं तो उसे हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और वो यह परिवर्तन करना ही विद्युत धारा का एक प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें पहला क्या है, ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसका कारण यह होता है कि धारा को प्रवाहित करने में कुछ ऊष्मा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है और यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। आपने जैसे देखा होगा कि किसी भी वायर, जैसे कि हमारी एक मोटर है सिंगल फेज़ की, क्या सिंगल फेज़ की, और एक मोटर है 3 फेज़ की। मैंने सिंगल फेज़ मोटर ने 3/20 और इसमें भी 3/20 यानी 3/20 का वायर लगाया है, यानी इसमें 3 इसका गेज है और इसमें 20
पतले पतले वायर होंगे और इसमें भी उतना ही, लेकिन इसका वायर गर्म नहीं होगा, लेकिन जो 3 फेज मोटर है इसका वायर गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा लग रही है और ज़्यादा ऊर्जा लगने से यह जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यही, जब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में से गुजरते हैं तो उसके अणु आपस में टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है। और इसी प्रभाव के कारण, उसमें ऊर्जा के कारण ही विद्युत मोटरों का गर्म होना, हीटर का गर्म होना, प्रेस, गीजर, थर्मल रिले, विद्युत भट्टियाँ और जनरेटर आदि मोटर और सभी जैसे डीजल इंजन वगैरह इसी कारण गर्म होते हैं। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और यह प्रवाह के समय जो अणु एक दूसरे से टकराते हैं, यानी किसी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के अणु एक दूसरे से जो टकराते हैं, इसी कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह वायर हमारा गर्म हो जाता है। तो यही होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका सूत्र देख लेते हो। ऊष्मा का सूत्र है H बराबर से I वर्ग, यह वर्ग है, क्या है, I वर्ग इंटू RT, और इसे भी ऊष्मीय ऊर्जा को जूल में ही मापते हैं। ऊर्जा, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा तीनों की यूनिट्स जूल ही है, क्या है, जूल है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन से कुछ जानकारी मिल रही तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ऊष्मा से वोल्टेज, यदि धातुओं को विभिन्न टुकड़ों जैसे लोहा व तांबा के सिरों को आपस में लपेट दिया जाए तथा आगे के सिरों को गर्म किया जाए तो तारों के सिरों पर वोल्टता उत्पन्न होगी। यह ताप युग्म या थर्मोकपल कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, ताप युग्म या थर्मोकपल कहते हैं। इनका प्रयोग ताप मापन के लिए भट्टियों में किया जाता है। क्या मापने के लिए, ताप मापने के लिए भट्टियों में किया जाता है। ताप पायरोमीटर से भी मापा जाता है। जो सूर्य की ऊर्जा मापी जाती है, सूर्य का जो ताप मापा जाता है वह पायरोमीटर से ही मापा जाता है। इसके द्वारा 2000 से 3000 4000 तक डिग्री सेल्सियस तक भी माप सकते हैं पायरोमीटर से। तो इससे यह विद्युत भट्टियों का ताप भी इसी के द्वारा मापा जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें इन दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है लोहे और तांबे के, और इन्हें जब गर्म किया जा रहा है यानी तो इनके सिरों में उल्टता उत्पन्न हो जा रहा है और इसके द्वारा बैटरी चार्ज हो सकता है। इन धातुओं की सिरों को यहाँ से गर्म किया जा रहा है और गर्म करने पर इसमें उल्टता उत्पन्न हो जा रहा है, जिससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इस चित्र में दिखाया गया आप देख सकते हो। नेक्स्ट है रासायनिक प्रभाव। विद्युत जब अम्ल नमक व क्षारों के घोल से गुजरती है तो विद्युत उनके अनुभव को विभक्त कर देती है। अनुभव नहीं, अवयव, यहाँ पर आएगा अवयव, यह गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ पर क्या आएगा, अवयव को विभक्त कर देती है, यानी इनके जो अणु होते हैं उनको वह आपस में बांट देती है, विभक्त कर देती है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड, यह इन दोनों को अलग कर देती है। विद्युत जब अम्ल नमक और क्षार के घोल में से गुजारी जाती है तो वह उनके अवयव को या अणुओं को अलग अलग विभक्त कर देती है, जैसे पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग। रासायनिक विद्युत द्वारा विद्युत को इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे कि बैटरी में हम विद्युत को इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट है, जैसे कि बैटरी जिन्हें चार्ज किया जाता है उनमें डीसी को इकट्ठा किया जाता है, वह डिस्चार्ज के रूप में डीसी का उपयोग किया जाता है। जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें डीसी को स्टोर कर लेते हैं और जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वह बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि हम ऊर्जा या विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है, यानी एक धातु की परत दूसरी धातु के ऊपर चढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे ही कहते हैं। विद्युत धारा के द्वारा एक धातु के द्वारा दूसरी धातु के ऊपर पहली धातु की परत को चढ़ाना विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कई धातु को संक्षारण या जंग लगने से बचाया जाता है, जैसे कि जीआई वायर या लोहे की वायर पर गैल्वेनाइज्ड या जस्ते की परत चढ़ाया जाता है।
और कई धातुओं पर तांबा, निकेल और क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है उनके संचारण को रोकने के लिए। आप इस इमेज को देख सकते हो, इसमें यह कॉपर सल्फेट, कॉपर की रॉड है जो एनोड यानी प्लस का कार्य कर रही है, और जो पीतल की रॉड है यह माइनस का कार्य कर रही है। जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह कॉपर यानी तांबे के अणु इस ब्रॉस यानी पीतल की छड़ पर आकर चिपक जाते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन होने के कारण यानी ऑक्सीडेशन होता है, और यह कॉपर की छड़ से कॉपर के अणु और निकलकर इस ब्रॉस की छड़ पर आते हैं, यानी कॉपर की परत चढ़ाई जा रही है पीतल की छड़ पर। इसमें से विद्युत धारा गुजारने पर यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह कार्य होता है। तो कॉपर की छड़ होती है एनोड यानी प्लस का कार्य करती है, और जो पीतल की छड़ होती है कैथोड का कार्य करती है, कैथोड यानी माइनस यानी ऋणात्मक का कार्य करती है। देख लीजिए, अभी यह थोड़ी देर में यह प्लेट यहाँ से टूटते हुए नज़र आएगी, और यह इसमें अणु इसके इस यानी माइनस वाली प्लेट में आकर चिपक जाते हैं, यानी कि यह एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है जो इस प्लेट में आकर चिपक जाते हैं। इसमें से विद्युत धारा गुजारने पर यह इस प्लेट पर आकर चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में प्लस वाले अणु इसी के ऊपर चिपक जाते हैं, और यह फिर माइनस वाले इसमें आ जाते हैं, और यह आसानी से हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक प्लेट धातु प्लेट को हम दूसरी धातु की प्लेट पर आसानी से परत चढ़ा सकते हैं, जिसे हम संचारण या हमें कहीं और जगह पर उपयोग लेना है तो हम ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इमेज में, यह यहाँ से टूट रही है, यह ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीडेशन होता है, और यह अणु आकर इस प्लेट पर चिपक जाते हैं। अब यही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई है वापस से। तो आप समझ गए होंगे इस इमेज को, इसमें कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। यह माइनस चार्ज की प्लेट यह माइनस चार्ज के लिए प्लेट होती है, और यह प्लस चार्ज के लिए होती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा विद्युत के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कर सकते हैं एक प्लेट से दूसरे धातु की प्लेट पर चढ़ाकर। यह और कॉपर के अणु को रिड्यूस करता है, और यह अणु आकर इस प्लेट पर चिपक जाते हैं, जिससे कि इस पर यानी पीतल के ऊपर तांबे की परत चढ़ाई जा सके। चलिए सेशन की ओर। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसानी से की जाती है, या फिर एक प्लेट धातु की प्लेट पर दूसरी धातु की परत आसानी से चढ़ाई जा सकती है विद्युत के द्वारा। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करंट ले जा रहे चालक या कंडक्टर या तार के पास चुंबकीय सुई रखकर उसके घूमने की प्रवृत्ति से यह परिणाम निकाला कि चालक में से जब करंट या धारा गुजरती है तो वह वृत्ताकार में चुंबकीय रेखाएं चलना प्रारंभ कर देती है। यानी कि जो भी कंडक्टर या तार के पास तार से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उसके आजू बाजू या उसके आसपास में चुंबकीय किरणें बनने लग जाती है या चुंबकीय रेखाएं चलना प्रारंभ हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबकीय इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं कि यह किस तरीके से इन्होंने बताया है। आप इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं, इसमें यह एक बैटरी लगाई गई है और बैटरी के द्वारा विद्युत धारा इस वायर से गुजारी गई है। तो इस वायर से विद्युत धारा गुजारने पर इसमें भी एक वेरिएबल प्रतिरोध लगाया है। क्या लगाया है? वेरिएबल प्रतिरोध लगाया है। और यह एक नॉर्मली अभी तो ओपन है, यह नॉर्मली ओपन स्विच है, सिंगल वे स्विच है। यह एम्पियर मीटर लगाया है, तो इसमें धारा माप गया है। तो इस तार या कंडक्टर से जब धारा गुजरेगी, धारा आई गुजर रही है, यह दिखाया गया है इसमें एरो इधर साइड से। तो जैसे ही धारा आई गुजरेगी तो इसके आजू बाजू, इस पूरे वायर के आजू बाजू यहाँ पर स्विच अभी ऑफ है, इसे ऑन कर दिया जाए। यह ऑन करने के बाद में ही स्विच चालू होगा और इसमें से धारा गुजरेगी। और धारा गुजरने के बाद इस वायर के चारों ओर हर जगह पर ऐसे विद्युत चुंबकीय किरणें गोल गोल या राउंड में घूमने लगेगी। यह किससे पता चल रहा है? एक स्टिप बोर्ड रखा गया है, उसके ऊपर चुंबकीय सुई रखी, तो वह सुई इस तरीके से गोल गोल घूमने लगती है। तो उस सुई के घूमने से फ्लोटिंग कंपास यानी तैरने वाली सुई, चुंबकीय सुई,
उसके घूमने से यह पता लगाया गया कि इसके आजू बाजू या आउटसाइड में, इस कंडक्टर के आजू बाजू में चुंबकीय रेखाएं बनती है। इसी से हम विद्युत मोटर, इसमें आगे बताया गया है कि विद्युत मशीनें जैसे मोटरें, जनरेटर इसी आधार पर कार्य करती है। जैसे पंखे, अल्टरनेटर, चुंबकीय मोटर और ट्रांसफार्मर, जनरेटर यंत्र आदि सभी इसी पर चलते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी मोटर या जनरेटर में विद्युत देते हैं तो इसमें एन और एस चुंबकीय बने होते हैं। क्या? एन और एस, यह पोल्स लगे होते हैं। तो इसमें जब हम विद्युत धारा देते हैं तो यह इनके बीच एक रोटर लगाया जाता है। यह रोटर इसके चुंबकीय फ्लक्स को काटता है और घूमना स्टार्ट कर देता है, और ये इसका घूमने से ही हमारी मोटर या जनरेटर जो भी है वह चलता है। तो इस फ्लक्स को काटने से मोटर और जनरेटर चलना प्रारंभ हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में से विद्युत धारा यदि गुजर रही है तो उसके आजू बाजू या उसके चारों ओर चुंबकीय किरणें घूमना प्रारंभ कर देती है। इसी से हमारी विद्युत मोटरें, जनरेटर यंत्र आदि सभी चलते हैं। आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। और यदि कुछ जानकारी मिली हो या सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।